अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आईनी अदालतों के मामले पर इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ चुकी है। हर प्लेटफॉर्म पर बात की जा रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल हलके हों, चाहे तबसरा निगार हों, इस पर बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ जो है वो बात होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक हम देख रहे हैं एक सीरियस डिबेट की शक्ल इख्तियार करती जा रही है कि क्या वाकई आईनी अदालतें जो हैं वो इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी हैं। आईनी अदालतों के मामले पर लेकर ये जो मुख्तलिफ हलके हैं इनमें इस वक्त राय भी मुनकसिम नज़र आ रही है। एक तकसीम है, एक डिवीजन है जो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल हलके हैं उनमें आईनी अदालतों के मामले को लेकर जो पीपल्स पार्टी है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो हर प्लेटफॉर्म पर आईनी अदालतों के क़याम का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे के जो पीपल्स पार्टी है वो अदालतों के फैसलों का विक्टिम भी रही है, ख़ास तौर पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले की बात की जाए तो क्या जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कर रहे हैं आईनी अदालतों के क़याम की, उसके पीछे उनकी जो पार्टी है उसके ख़िलाफ़ किए गए जो फैसले हैं उनका भी असर है, उस पर हम बात करेंगे। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम खूनी जिद्दोजहद नस्लों से करते आ रहे हैं, ये किसी बंदूक का इनकलाब नहीं रहा, कोई चीज़ एक दिन या एक साल में नहीं हुई। आइन की बहाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जिद्दोजहद का मकसद थी और वो ये जिद्दोजहद 30 साल तक करती आई। 1973 के आइन को हमने बहाल किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, मेरे और दूसरी जमातों के कारकुनान को निशाना बनाया गया। हमारे साथ इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं आसिफ अली भट्टी साहब। आसिफ अली भट्टी साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। भट्टी साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो आईनी अदालतों का क़याम है, बहुत से सवालात हैं। क्या आप समझते हैं कि ये आईनी अदालतों का क़याम आईनी ज़रूरत है या इस वक्त की सियासी ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया उस्मा। देखें, ये पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा बाब है और पाकिस्तान की अदालती तारीख का ऐसा बाब है जिसको हम बार बार दोहराते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माजी से लोग सबक सीखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हमने हमेशा माजी से एक कदम आगे बढ़ के जो है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि जब भी आपके मुल्क के अंदर सियासी अबतरी हुई है, सियासी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हुई है, मुख्तलिफ प्रेशर्स बिल्डअप हुए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान धींगा मुश्ती हुई है या लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि शायद बहुत सारे और प्लेयर्स, जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता हूं कि डाइकोटमी ऑफ पावर जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर ये तमाम चीजें बड़ी वजाहत के साथ, फसाहत के साथ बयान की गई हैं कि क्या डोमेन होगी। और डोमेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो इदारे हैं, एक है अदलिया और दूसरा है एग्जेक्टिव्स। दोनों का काम है कि वो पार्लिमान को सपोर्ट करें। पार्लिमान के अंदर जितनी भी अहम तरीन लेजिस्लेशंस होती हैं, उनके जितने कवानीन बनते हैं, कवायद और ज़वाबित बनते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, उन पर अमल दरामद करवाना दोनों इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ये जैसे ही सियासी लोग अपने मफादात के तहत लड़ाइयाँ लड़ना शुरू करते हैं तो साथ ही में हम देखते हैं कि बाकी जो प्लेयर्स हैं दोनों बड़े इदारों के, उनके दरमियान भी एक गुमसान का रन पड़ जाता है और वो इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। मैं ये सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि हमारे लोगों को इस बात की समझ आ सके कि असल में लड़ाई का जो सारा फसाना है, इसके पीछे मंतक क्या है, रीजंस क्या है। और फिर उसके बाद जैसे आपने फरमाया कि अभी जिस तरह की लड़ाई इस वक्त हम देख रहे हैं, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये जो आपको प्लेयर नजर आ रहे हैं इस वक्त, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी शद्दोमत के साथ आज उनको याद आ गया है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने वो खुद विटनेस किया हुआ है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का टाइम 2006 का ये वाकया है और आज 2014 का 2024। अब आप मुझे बताएं कि इतने साल गुजरने के बावजूद आपको क्यों ख्याल नहीं आया, 18वीं आईनी तरमीम भी आपके दौर में हुई, उसके बाद कई बहुत अहम तरीन फेजेस गुजरे, तो उन तमाम में आपको क्यों आईनी अदालत याद नहीं आई, आज ही क्यों? ये सवाल है।
پھر ان کے والد صاحب پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اس کے بعد اب دوبارہ پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب. سب سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے کا. تو جب یہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں پاکستان کی بقا کی بات ہوتی ہے نا. تو پاکستان کے اداروں کی بقا کی بات ہو رہی تھی اس میں ڈیفینیٹلی، اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں سیاسی طور پہ. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایسے مواقع جہاں پر پیپلز پارٹی کو یہ پورا مقتدر وہ لیول پہ تھی، اس کے پاس بڑی طاقت تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کر سکتی تھی، چیزوں کو بہتر بنا سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات، اپنے ناقص آگے نہیں دیکھ پاتے ہیں. ابھی حالت یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت جو کام ذمہ لگا ہوا تھا موجودہ پرائم منسٹر کے لانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. $7 بلین آپ کی کٹی میں آ گئے، یعنی کہ 1.1 کی قسط آ گئی ہے. دسمبر تک آپ کو دوسری قسط مل جائے گی اور اس کے بعد ایک پوری ٹریل ہے، منی ٹریل ہے جو کہ آپ کی پاکٹ میں آنی. اس کے بعد جو ان سے مفادات وابستہ تھے انہوں نے بھرپور پالش اور مالش کا کام کیا. ابھی ان کا نظر ایسے آ رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا یہ بڑا سنجیدہ معاملہ تھا، اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو پتا کتنے دعوے کیے گئے، آپ کے پروگرامز کے اندر یہ بات ڈسکشن ہوئی، یہ بات ہم نے ڈسکس کی کہ دیکھیں ایک شخص جو کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، اس کو بھی رات کو فون کر کے بلوایا گیا کہ آپ پہنچیں، نمبرز پورے ہیں. تمام سیاسی اکابرین یہ سمجھ رہے تھے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آج یہ میچ جیت جائیں گے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ پوری واردات جو ہے یہ ناکام ہوئی. طاقتوروں کی طاقت کے باوجود، سیاسی جماعتوں کے اتحاد، سو کالڈ اتحاد کے باوجود، تمام سیاسی جماعتوں کے نظریات کو ڈیمولش کرنے کے باوجود تمام لوگ ایک پیج پہ آگے اور صرف وہاں پر 2 پلیئرز آپ کو نظر آئے، ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسرا تحریک انصاف. لیکن مولانا فضل الرحمان کی سمارٹنس دیکھیں، پولیٹیکل سمارٹنس دیکھیں کہ انہوں نے اس معاملے کو بھانپا کہ پبلک گریونس کیا ہے، پبلک کا انٹرسٹ کیا ہے، پبلک کس طرف کھڑی ہوئی. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ پبلک کے ایک سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یا ابھی تو وہ سوچ رہے ہیں obviously اس پر، لیکن ہم نے جو ان کی ماضی کی سیاست دیکھی ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، طرز سیاست ہے، اس سے سب بخوبی واقف ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس قسم کا فیصلہ لے رہے ہیں؟ مس عظمیٰ، میں یہی بات ابھی دہرانے ہی والا تھا کہ دیکھیں مولانا کے 2 پہلو ہیں سیاسی. ایک تو ہمیشہ سے وہ اقتدار میں رہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ کہ 30-40 سال انہوں نے بڑا جمہوریت کی خدمت کی ہے. وہ تو ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی منسٹر کالونی میں رہا کرتے تھے اور تمام وہ پرکس اینڈ پریویلیجز حاصل کرتے تھے جو ایک منسٹر یا سینئر منسٹر کے ہوتے. 17ویں آئینی ترمیم بھی اس کے وہ خالق تھے اور اس وقت وہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ وہ تمام یہ تو ان کی سٹرینتھ ہے نا، یہ ان کی سٹرینتھ ہے. یہ میں ابھی وہی کہنے والا ہوں. آپ نے کہا نا کہ صرف پبلک، ابھی میں آدھی بات کر رہا تھا، آدھی بات کی تھی کہ ایک تو ہے پبلک گریونس. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک کا ایک مینڈیٹ لے کے چل رہی ہے اور پبلک کی سپورٹ لے کے چل رہی ہے، اور اس سپورٹ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے اگر ڈائیورٹ کیا میں نے اور میں اپنے علاقے سے چونکہ ہارا ہوں، اور بے شک وہ جو مرضی الزام لگا لیں، لیکن پبلک کا جو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ریئیکٹ کیا 8 فروری کو وہ سب کے سامنے. اس کے بعد اب آپ جب اس بات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز نظر آتی ہے پبلک کی، دوسرا وہی پریشر، وہی طاقت کا جو بھرپور سرچشمہ جس کو وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی کو چلانے والے جو ہیں طاقتور، وہ ان کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ضرور بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو خوش رکھ سکیں. اب وہ دیکھیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، 8 وکٹوں کے ساتھ انہوں نے پورا میچ جیتا ہوا ہے. وہ اس دن میچ جیتے ہیں اور وہ آپ دیکھیں کہ تمام پلیئرز ایک طرف ان کی منتیں ترلے کر رہے تھے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، منسٹرز، اور پی ٹی آئی بھی مل رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی مل رہی ہے. لیکن کیا کمال کا ان کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جملہ آپ نے یاد ہوگا، انہیں پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج دیکھیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار کی طرف جاتے ہیں، اقتدار والے ہماری طرف.
हमारी तरफ रुजू करते हैं, हुकूमतें हमारे पास आती हैं चल के, हम हुकूमत के पास नहीं जाते। तो ये दावा हमें नजर आता है कि कहीं कहीं उनकी कुंडलियां जो हैं बड़ी मजबूती के साथ वो हैंग्ड हैं, और वो समझते हैं कि दोनों को एट पार रखना है। पब्लिक ग्रीवेंस को भी, जिसका उन्होंने कभी केटर नहीं किया था माजी में, वो हमेशा इक़्तिदार की सियासत करते रहे। लेकिन फिर मौलाना साहब जो है वो प्रेशराइज करके अपना काम निकलवाना भी तो जानते हैं ना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें, उन्होंने उस चीज को कभी केटर नहीं किया था माजी में। आप देख लें, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, हुकूमत में, PMLN के दौर में भी ये हुकूमत में रहे। इनके पास डिप्टी चेयरमैनशिप थी सेनेट की, इनके पास डिप्टी स्पीकर रहा, इनके पास मिनिस्टर्स थे, अहम तरीन मिनिस्टर्स थे, सेनेटरशिप्स इनके पास थी, इनकी पूरी फैमिली KPK में भी हुकूमत में थी, गवर्नमेंट में इनके मेंबर्स थे और यहाँ पे भी थे। ये तमाम लोग ताकत के बलबूते पर, जाहिर सी बात है, आप इन्हिसार करते हैं कि ताकत आ कहां से रही है, अखज कहां से करनी है ताकत। तो इनको ये पता है कि उन्होंने कहां जाके कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी है। वो बड़ा एक आप कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर के साथ चलते हैं, और उनको ये अंदाजा होता है कि वो इस वक्त अगर किसी एक तरफ खड़े हो गए आज पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ, तो उनको नुकसान हो जाएगा। अगर वो PTI के साथ सिर्फ खड़े हो गए तब भी नुकसान हो जाएगा। लिहाजा वो दरमियानी गेम कर रहे हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन्हें पता है कि ये ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे इस गेम को। एक टाइम पर आकर तो जो है वो किसी एक का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि फिर टाइम उनके हाथ से भी निकल जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में कौन सी चीज सस्टेन करती है, मुझे जरा ये बताएं ना। सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। अच्छा भट्टी साहब, तो आज के जो मखसूस मारूजी हालात हैं, उनमें तो जब हम देखें कि आईनी अदालतों के क़याम की बात करेंगे, तो फिर हुकूमती और जो इत्तेहादी हैं इस वक्त, उनकी इंटेंशंस पर सवालात खड़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें, तो पाकिस्तान में जो जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे अदालती मुदाखलत होती रही है, फिर जिस किस्म के मुतनाज़ा फ़ैसले आते रहे हैं, बहुत से अच्छे फ़ैसले भी आए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले भी आए, लेकिन दूसरी तरफ जो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं उनकी तादाद भी कम नहीं है। फिर हम देखें तो हमारे यहाँ जो इंसाफ और कानून का जो हाल है, जो इसके अपने मसाइल हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ये अलग मामलात हैं। फिर जजेस के अपने कंडक्ट्स हैं, अपना एक सियासी एक टिल्ट भी नज़र आता है, जिसकी वजह से कुछ फैसले जो हैं वो ये मुतनाज़ा होते रहे हैं। तो ये जजेस कंडक्ट भी शामिल है। तो ये तमाम मामलात को भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे में जो आईनी अदालतों के लिए जो वकालत की जा रही है, तो एक तरफ इंटेंशंस तो हैं, सियासी इंटेंशंस, लेकिन दूसरी तरफ ये मामलात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, इस वक्त जजेस की जो वल्नरेबिलिटी है वो भी हमें नजर आ रही है। एक जज साहब जो हैं, जो कि चीफ जस्टिस हैं, वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, और एक साहब इन वेटिंग है। उसके साथ उनकी पूरी एक फॉर्मेशन बन गई है, हमें पता चल गया कि कौन कौन से जजेस किस तरफ खड़े हुए। दूसरी तरफ हम पिंडी की तरफ रुख करें तो हमें वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आती है कि ताकतवरों के जो ताकतवर हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और बहुत सारे उनके जो साथी हैं जो उन्हीं के लेवल के लोग हैं। बेसिकली तो देखें, ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब चीफ जस्टिस होता है या आर्मी चीफ होता है, वो एक डिस्टिंक्शन होती है सिर्फ, बाकी वो तमाम लोग बराबर होते हैं, जो कि जजेस के लेवल पे हों या जनरल्स के लेवल पे। दोनों जी जो हैं, जे और जी जो हैं, वो दोनों बराबर सतह पे जो है ना उनका लेवल होता है। लेकिन वो जब पावर अपनी अखज कर रहे होते हैं, वो उन्हीं कोर कमांडर से हासिल कर रहे होते हैं, या फिर जो अपने फेलो जजेस होते हैं उनसे चीफ जस्टिस जो है अपनी ताकत हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज ज्यादा हमें तकलीफ देती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया, कि बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहां पे आपको बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बना लेते। आप पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा इदारा है, सुप्रीम इदारा है, जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा है, उसको मजबूत बना लेते। लेकिन हमने उस मौके को इसलिए जाया किया क्योंकि हम बेख्तियार फील करते हैं अपने आप को। मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी आप बार बार कह रही हैं कि तकरार हो रही है और इंसिस्ट किया जा रहा है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। भाई मुझे बताएं कि आपने जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें थी। उसके अंदर तो नैब को खत्म करना शामिल था, वो खत्म किया आपने तो इसके अंदर ये भी कहा था कि जो सियासी जमातों के विंग्स होंगे, जो कि अस्करी विंग्स होंगे, वो उनको खत्म करके बकायदा उसको ये अनाउंस किया जाएगा कि सियासी जमातें सिर्फ सियासी जद्दोजहद करें। लेकिन अगर ये बात उस वक्त की जा रही थी और आज चलें, आज अगर ख्याल आ गया है, चाहे अपने मफाद में ही सही,
तो अगर आज ये एक अच्छा काम है, एक मुल्की सियासत के लिए भी और मुल्की स्टेबिलिटी के लिए भी एक अच्छा इकदाम है, तो वाई नॉट? हम इस बात को ना, उसूलों की बात को एक साइड पे रखते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और इसकी पाकिस्तान के अंदर उसकी गुंजाइश कितनी है, इसको तो आप बिल्कुल अभी फिलहाल रोक के रखें। ठीक है, क्योंकि देखें इस वक्त हो रही है सियासी लड़ाई और ताकतवरों की लड़ाई। ताकत के तमाम ऐवान आपस में दस्तोगरेबा हैं और सियासी जमातें आपस में इख्तिदार की खातिर दस्तोगरेबा। राइट, और बहुत से जो आईनी और कानूनी मुकदमात हैं उनके फैसले होने बाकी हैं अभी बहुत सारे अदालतों में। बहुत सारे एक तो वो वाकयात हैं। दूसरा आप ये देखें कि सियासी बका का मामला है, इक्तिदार का मामला है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की शदीद ख्वाहिश है, मैं आपको सही बताऊं, कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके लिए वो जो भी कर सकते हैं, पापड़ बेल सकते हैं। आप और हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अदालत में खुश हो जाएंगे ना कि आइंदा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जितने केसेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता है हर दफा कि आप जो सोचते हैं वही हो। सियासत के पीछे एक सियासी दीवार होती है जिस पे सारा कुछ लिखा होता है। उसी दीवार को पढ़ के वो लोगों को सुना रहे होते हैं कि ये मफादात हमारे हैं और ये कौमी मफादात के नाम पे हम ये करेंगे। लेकिन आपको मैं जो सवाल बार बार उठा रहा था या जो उसका जवाब दे रहा था वो ये था कि बिलावल भुट्टो का आज ये इंसिस्ट करना, आपको पता है PMLN भी इसकी हामी नहीं रही। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, PMLN के अपने घर में इस वक्त शदीद किस्म की मुखालफत है इस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी वकला। अच्छा, लेकिन आईनी तरमीम तो वही लेकर आ रहे हैं ना। लेकिन आईनी तरमीम है, उनमें ज्यादातर मामला जो है वो ये आईनी अदालत के हवाले से हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो आर्मी एक्ट के हवाले से जो चीजें एड इन हैं, और उसके अलावा जो जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो चीजें एड इन हैं, फिर वकला तंजीमों के हवाले से बहुत सारी चीजें एड इन हैं। हाँ। तो ये तमाम चीजें कंट्राडिक्ट कर रही हैं, और ये समझने हैं, आप समझे कि PMLN फिर थोड़ा सा वाइज तरीके से खेल रही है इस लिहाज से कि उसको पता है कि इसके फॉल आउट्स होंगे, इसका रिएक्शन आएगा। ठीक हो गया भट्टी साहब, हमें इस वक्त, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं फयाज वड़ाइच साहब। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज वड़ाइच साहब, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बड़ी एक्टिव नजर आ रही है आईनी अदालतों के मामले को लेकर, तो पीपल्स पार्टी का क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे, और पीपल्स पार्टी का क्या बेनिफिट होगा अगर आईनी अदालतें बन जाती हैं? देखिए उस्मा, आज बिलावल ने जो तकरीर किया कोयटा में, तो उन्होंने कहा है कि आईनी अदालतें हमारे लिए जरूरी भी हैं और हमारी मजबूरी भी है। जरूरी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये समझ आ रहा है कि उनकी मजबूरी जरूर है। अच्छा। मजबूरी क्या है, और सब जानते हैं कि क्या मजबूरी है उनको ना, और वो क्यों दिन रात इस कोशिश में, और आजकल आपको बिलावल को देख रहे हैं, वो दिन रात इसी एफर्ट में लगे हुए हैं कि किसी तरह आईनी अदालत जो है उसको फौरी तौर पर वो वजूद में आ जाए और काजी साहब उसका चार्ज संभाल लें। देखिए ये जो सिंध के हालात हैं, जो सिंध के एजुकेशन के हालात हैं, जो सिंध की अपना वो हेल्थ के हालात हैं, सिंध के जो रोजगार के हालात हैं, और इनको कोई मसला पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। अवामी सतह का किसी के लिए लेजिस्लेशन करनी है या नहीं करनी, लोगों की जरूरियात क्या है, महंगाई क्या है, लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ आजकल यही मसला बना हुआ है कि आईनी अदालत हो, आईनी अदालत हो, और ये इनकी मजबूरी है, जरूरत नहीं है। और मजबूरी कहाँ है, किसने इनको मजबूर किया हुआ है? ये आने वाले दिनों में सारी चीजें कुछ तो लोगों को पता है, और कुछ चीजें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी कि बिलावल साहब जो हैं ये बड़े देखने में मासूम से लगते हैं, मासूमाना अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चीजें अब उनके फीलिंग में आ रही हैं, कुछ उनको भी ख्वाहिशें उनके वजूद में आ रही हैं कि मैं भी कुछ बनूं, मैं भी कुछ इस मुल्क को चाहते, मैं भी उस मुल्क की किसी तरह खिदमत करूं जिस तरह दूसरे खिदमत कर रहे हैं। तो पता नहीं उनको कहाँ से लालच कहाँ से दिया गया है, कहाँ से उनको चीजें बताई गई हैं, किस तरह होते, और वो जिस तरह आजकल लगे हुए हैं आईनी अदालत के पीछे, और जिस तरह आप देख रहे हैं बेसिकली आज अगर आप कोर्ट का केस देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें मुल्क की सियासत को, तो हर तरफ मुफाद ही मुफाद आ रहा है। चाहे कोई बड़ा है या वो छोटा है, वो यही बात सोच रहा है कि मेरे लिए कौन सा फायदा है। इतना खौफ है पाया जा रहा है इन सियासतदानों में, इन पार्टियों में, और जो हुकूमत में हैं और जो उनके अलाइज हैं कि अगर फलां बंदा होगा तो मेरी हुकूमत बचेगी, फलां बंदा शायद चला जाएगा। यानी ना तो उनको अपने आप पर एतमाद है, ना उनको अवाम पर एतमाद है, ना अपनी पार्टी के पे एतमाद है।
कर तो क्या रहे फयाज साहब, हैं। ये जो अभी ये कहा जा रहा है कि कोई मुकदमा जो है, जो आईनी अदालतों की वकालत की जा रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर बात की जा रही है कि कोई मुकदमा जब आईनी अदालतों के सामने पेश होगा तो फिर आइन को जो रीराइट करने का एक नया हमने एक दौर देखा, उसका खतरा जो है वो कम हो जाएगा ये रीराइट करने का। क्या कैसे इसे सियासत से दूर रखा जा सकेगा? नहीं, ये चीजें रहेंगी सारे एक ही आईनी अदालत का है कि तो चीज जैसे सारी उम्र नहीं रहेगा, मुख्तलिफ लोग आएंगे और रीराइट चीजें होती रहेंगी मुख्तलिफ। एक्चुअली देखें ना कि बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अवाम के मसाइल भी होते हैं, कुछ इंसानी हकूक भी होते हैं, अवामी हकूक भी होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और इनका जहाँ मफाद होता है ना अपना, तो वहाँ तो कहते हैं ये फैसला सही हो गया, और यहाँ ये समझते हैं ना कि ये इनके मफाद से थोड़ा सा टकराव है, चाहे उसको आवाम को बेनिफिट हो रहा है, तो कहते हैं नहीं ये रीराइट हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा चीज हुई है, और ये चूंकि इनके मफाद में नहीं होता। तो जो चीज ये हमारी पार्टियों सारी का ये हाल है, जो चीज इनके मफाद में होता उसको तो ये कबूल कर लेते हो, जो मफाद में ना हो। देखे ना, सारी पार्टियां कहती थी कि ये फ्लोर बुरी बात है, हर बंदा इसको बुरी नजर से देखता था। आप जानते हैं जिस तरह छांगा मांगा और दूसरे हमारे जो MP MN जिस तरह को खरीदा, भेड़ बकरियों की तरह को उठाया जाता था, खरीदा जाता था, तो आम बंदा भी और ये पॉलिटिशियन भी कहते थे कि ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है इसको खत्म हो चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले आया फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मेरी एक साथी राय है, उन्होंने एक फ्लोर क्रॉसिंग को रोका, ठीक है। उन्होंने अब आइन को रीराइट नहीं किया, उन्होंने इस फ्लोर क्रॉसिंग में सख्ती की कि इसका ये नहीं होना चाहिए कि आप वोट कास्ट करके अपने आवाम से, देखें ना, कहते हैं जी उसका वोट गिना जाए। भाई उसका अगर वोट गिना जाएगा तो अपनी पार्टी से तो वो गद्दारी करके आया, आवाम ने जो वोट दिए थे उसका उनके इतमाद को नुकसान पहुंचा कर चला गया, तो फिर इसका क्या फायदा है कि फिर बाद में उसको चाहे वो रखे या ना रखे, वो उसकी सीट रहे ना रहे, जब उसका वोट गिना गया तो अपने लोगों से बेवफाई तो कर गया, अपने वोटर से, अपने हल्के से बेवफाई कर गया, अपनी पार्टी से बेवफाई कर गया। तो फ्लोर क्रॉसिंग जिसको इतना बुरा समझा जाता था, आज उसी फ्लोर क्रॉसिंग की फेवर में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार भी उसकी फेवर में आ रही है, और आप एटीट्यूड भी देख रहे हैं हमारे जजेस का सारा, हर बंदे को, क्योंकि उसको तोड़ने से, फ्लोर कास्टिंग की इजाजत देने से, वोट गिनने से कुछ लोगों के, कुछ हलकों के फायदे हैं। तो उनको अपना फायदा नजर आया, वो अब उनको ये बात बुरी नहीं लग रही। अब आम बंदे से ही पूछे तो वो कहेगा कि मेरा सवाल फिर वहीं पे ही है ना कि क्या सियासत से दूर रखा जा सकेगा? या तो सियासत से दूर रखा जा सके एक टाइम पर, आज आपके हक में अगर कोई भी जज की बात कर रहे हैं आप, या अगर आप कोई अपना मनपसंद जज जो है वो तैनात कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये मेक श्योर किया जा सकेगा कि जब अगला एक इक़्तिदार का वक्त आएगा, अगला किसी और पार्टी का वक्त आएगा, तो क्या उस वक्त भी जो है इसको सियासत से इसी तरह से दूर रखा जा सकेगा? तो ये सवाल तो अपनी जगह पर बाकी है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए।